हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके प्रत्येक जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है। दोस्तों, गुजारिश यह है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि यहाँ पर इस चैनल पे दोस्तों आपके प्रतिदिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं। जीके जीएस के सेशन के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो को। दोस्तों, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, तो दोस्तों आपके लिए यह चैनल बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपके जीके जीएस के बेस के साथ साथ बाकी विषयों की बेस को भी तैयार करवाई जाती है। दोस्तों, प्रतिदिन क्लास ली जाती है और दोस्तों पीडीएफ भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सारा कुछ पीडीएफ आपको मिले फ्री में दोस्तों, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जुड़ के दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ भी आप फ्री में पा सकते हैं। और दोस्तों, प्रत्येक दिन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। इसके अलावा दोस्तों आपके चैनल सब्सक्राइब कर देने के बाद दोस्तों प्रत्येक दिन 5 क्यूज आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाले जाते हैं जीके जीएस के प्रश्नों में से। तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है आपका। पहले नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे। वैसे कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए दोस्तों देश में हमारे जो एक भी दिन संसद नहीं गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए दोस्तों, जो एक भी दिन संसद नहीं गए। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों चुनिंदा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो किसी न किसी रूप में दोस्तों अन्य प्रश्नों से भिन्न हो, एकदम छटा हुआ हो। तो दोस्तों ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हमारे भारत के जो एक भी दिन संसद नहीं गए। तो दोस्तों उसके बाद आपका प्रश्न संख्या दूसरा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा में जो बहुमत दलों का नेता होता है दोस्तों, जिसको बहुमत मिलती है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं दोस्तों, और या यूँ कह सकते हैं दोस्तों सभी संसदों का एक ऐसा खास व्यक्ति दोस्तों जो कार्यभार को संभालने के लिए सक्षम हो, उसे प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों चुन लिए जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट में आप इसका जवाब जरूर कीजिएगा कि वो वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, सबसे कम आयु में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी भारत देश के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके विपरीत सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो काफ़ी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे और दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए इस्तीफा भी दे दिए थे। तो दोस्तों यदि आपसे सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राजीव गांधी। वही सबसे अधिक उम्र का पूछ लिया जाए तो मोरारजी देसाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या चौथे नंबर पर। चौथे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं कार्यपालिका की समस्त सत्ता दोस्तों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। आप आंसर के रूप में यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों आपका आंसर ऑनलाइनर क्यों लाया गया है, यह सवाल दोस्तों आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि यदि आपके 4 ऑब्जेक्ट्स वाले प्रश्न लाया जाए तो उसमें आपके
एक ही प्रश्न को जानने में दोस्तों अधिक समय की व्यर्थ होगी। तो दोस्तों कम समय में अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए और सेलेक्टेड चीज़ों को दोस्तों मात्र पढ़ने के लिए, इसलिए दोस्तों आपका ऑनलाइनर आंसर लाया गया है, जिसके माध्यम से सिर्फ आप आंसर को जान सकते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बातों को हमारे द्वारा सुन सकते हैं दोस्तों, इससे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि 4 ऑप्शन को बोला जाए तो उसमें दोस्तों वीडियो की अपेक्षा वीडियो तो काफ़ी लंबी होती ही है दोस्तों, साथ ही साथ आपको प्रश्न भी कम मिलते हैं। उसी में दोस्तों अधिकांश प्रश्न चले जाते हैं कम प्रश्नों में। तो ऑनलाइन आंसर लाने का एक मुनाफा यह है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके समय की बचत होती है। तो आप इसे याद जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है, संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के प्रति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद करेंगे, लोकसभा के प्रति संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री दोस्तों उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 6 है। 6 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष, जिसे दोस्तों लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री हुए। हमारे देश के दोस्तों प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री हुए। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह के दौरान दोस्तों वहाँ के महिलाओं ने प्रदान की थी। यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप प्रश्न को देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और हमारे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आपको ठीक ठाक लग रहा है, तो हमारे मेहनत के लिए दोस्तों एक सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर कीजिए। आशा है दोस्तों हमारे मेहनत के बदले आप ये योगदान ज़रूर देंगे। और दोस्तों यदि आपके परिवार के कोई भी सदस्य दोस्तों यदि किसी भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी के बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, तो दोस्तों उन तक इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, ताकि दोस्तों वे भी इस वीडियो के माध्यम से और हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो प्रश्नों को दोस्तों पढ़ के अपने एग्ज़ाम को दोस्तों क्रैक कर सके। और दोस्तों उन्हें सारा कुछ PDF भी हमारे द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप उन तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों प्रतिदिन आपकी इसी तरह की क्लास ली जा सके। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में। आपका प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? तो दोस्तों बता दें आपको, संविधान के अनुच्छेद 75 अर्थात 75 में यह प्रावधान है दोस्तों। किसका प्रावधान है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति दोस्तों का प्रावधान कहाँ पे है? अनुच्छेद 75 में। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके अनुच्छेद से यह सवाल बना है, तो आपको क्यों ना बता दिया जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भाग की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाग है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12। हालांकि दोस्तों प्रारंभ में आपके 12 अनुसूचियों की जगह 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। प्रारंभ में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान समय में आपके संविधान में 12 अनुसूचियां है। ठीक है दोस्तों। यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद हो जाएंगे, भाग पूछा जाए तो 22 भाग हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर अनुसूची पूछा जाए तो दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां है आपके संविधान में। और दोस्तों इससे पहले में प्रारंभ में दोस्तों अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सभी बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य बने बिना
कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य आप 6 महीना तक बन के रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको चुनाव या तो जीतना पड़ेगा या अपने पद से दोस्तों हटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य बने बगैर दोस्तों आप 6 माह तक सदन में रह सकते हैं। 6 माह तक दोस्तों आप सदन में रह सकते हैं। यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार आपका प्रावधान है। तो 6 माह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 6 माह के बाद आपको मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए चुनाव जीतना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 है आपका, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, केंद्रीय मंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो मंत्रिमंडल का गठन करता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है आपका। प्रश्न संख्या 10 आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे भी ट्रिपल स्टार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या यूँ कहें कि प्रथम विधि मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप यह भी जान ले कि भारतीय संविधान का निर्माता दोस्तों भी डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय मंत्रिपरिषद में 2 जगह से सदस्यों को शामिल किया जाते हैं, एक लोकसभा से और एक दोस्तों राज्यसभा से। किसे दोस्तों, राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है आपका। लेकिन अधिकतम सदस्यों की अगर बात करें तो लोकसभा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और न्यूनतम सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसका एक कारण यह भी है क्योंकि लोकसभा में दोस्तों सदस्यों की संख्या अधिक होती है, सीटों की संख्या अधिक होती है, जो कि राज्यसभा में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम होती है, इसलिए अधिकांश सदस्यों को मंत्रिपरिषद में लोकसभा से लिए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपका। प्रश्न संख्या 12 में आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 13 है। दोस्तों आप प्रश्न संख्या 13 देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है। तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों में दोस्तों कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपके जनरल एग्जाम्स में दोस्तों पूछे ही जाते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों यदि आपके परिवार के सदस्य में कोई भी सदस्य या आपके दोस्तों में, सहपाठियों में कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की, जनरल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके दोस्तों। तो उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने में किसी न किसी रूप से अक्षम है और अपने अधिकतम फी के कारण कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन माध्यम में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों यही है कि आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए और दोस्तों प्रत्येक दिन अपनी तैयारी को एक नई राह दिखाएं। और दोस्तों
साथ ही साथ आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से जुड़ के ये सारा कुछ PDF आप पा सकते हैं। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें प्रश्न संख्या 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों आपके लिए कमेंट में एक सवाल रखा जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। दोस्तों कमेंट में सवाल का जवाब क्या देना है आप सुन लीजिए। आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? दोस्तों आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसका जवाब दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यदि दोस्तों आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता तो दोस्तों कमेंट में आप प्रश्न ज़रूर पूछिए। कमेंट में आप प्रश्न ज़रूर पूछिए ताकि हम रिप्लाई के माध्यम से उसका आंसर दे सके। तो आशा करते हैं दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न से 15वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऐसा प्रश्न होना चाहिए दोस्तों। वित्त मंत्री छूटा गया है आपका यहाँ पे। वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों R.K. सनगुमन शेट्टी। R.K. सनगुमन शेट्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सनमुगम शेट्टी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का आपका सेकेंड लास्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा हाँ। जैसे कि दोस्तों आपने आगे के प्रश्न में देखा कि आपसे पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों मंत्रिपरिषद में कहाँ के सदस्य अधिकतम लिए जाते हैं, तो उसका आंसर हो गया था दोस्तों लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों इसका मतलब तो ये भी रहा कि उसमें राज्यसभा के भी सदस्य शामिल होते होंगे, जिस प्रश्न को दोस्तों आपके प्रश्न संख्या 16 में घुमा के पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में रखा जाता है। तो दोस्तों आज का अंतिम नंबर आपका प्रश्न संख्या 17 है, जिसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है। प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और विज्ञान के विषय से भी दोस्तों रिलेटेड है। यह प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिए। यदि दोस्तों प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। हम दोस्तों आपको रिप्लाई के माध्यम से आंसर ज़रूर कमेंट कर देंगे दोस्तों, लेकिन आप पहले बताने का प्रयास कीजिए, जिससे दोस्तों हमें आपकी तैयारी का भी अनुभव हो और आपको भी लगे दोस्तों कि आपने प्रश्न को हल किया। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए, प्रतिदिन अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए दोस्तों और क्यूज के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।